इसी में भी देख चुके हो, साम्राज्यवाद उस समय भी देख चुके हो, साम्राज्यवाद औद्योगिक क्रांति का भी परिणाम है और साम्राज्यवाद उग्र राष्ट्रवाद का भी परिणाम। तो पीछे से जितनी भी चीजें आ रही है वही चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लाएगी। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप जानती हो कि आप तुम लोगों ने एक स्टेटमेंट का प्रयोग किया है कि लॉन्ग 19th सेंचुरी एंड शॉर्ट 20th सेंचुरी। लॉन्ग 19th सेंचुरी का मतलब कि 19वीं सदी काफी लंबी सदी सिद्ध हुई, क्योंकि 19th सेंचुरी में तुम जो ढेर सारे डिस्टॉर्शंस देखते हो, द डिस्टॉर्शंस रिजल्टेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कहा गया था कि इट वॉज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स बट इट प्रूव्ड अ वॉर टू एंड ऑल पीस। अब वहां तुमसे अपेक्षा करेंगे पहले पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ, जैसे ट्रीटीज हुई पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, फिर तुमने देखा कि अल्पसंख्यक समूहों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला, लेकिन अल्पसंख्यक समूह को जो आत्मनिर्णय का अधिकार मिला उसमें भी कुछ बंगलिंग हुई थी ना, ईमानदारी से नहीं हुई थी, है ना, याद है ना? क्यों नहीं हुई थी ईमानदारी से? थोड़ा दिमाग में कुछ है क्या? है देखो, उसमें 3 फैक्टर मैंने कहा था कि 3 फैक्टर तुम याद रखोगे तुमको पता चलेगा विल्सन के 1400 कार्यक्रम को दरकिनार क्यों किया गया। एक फैक्टर मैंने कहा कि जर्मनी के पड़ोसी राज्यों को शक्तिशाली बनाना और जर्मनी को कमजोर करना ताकि भविष्य में जर्मनी खतरा नहीं हो सके। तो उस क्रम में क्या हुआ कि जर्मन जनसंख्या को काट छाट कर दूसरे क्षेत्र में दे दिया जाएगा, जैसे सुडेनटेनलैंड को अगर चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। क्या अब ये तुम देख रहे हो चेकोस्लोवाकिया, इस जर्मनी से इतना जो रीजन तुम देख रहे हो सुडेनटेनलैंड का रीजन है, इसमें 30 लाख जर्मन जनसंख्या थी, आपने चेकोस्लोवाकिया को दे दिया। उसी प्रकार से जर्मनी से कुछ संख्या निकाल के यहाँ डेनमार्क को देखो दे दिया गया, और इधर कुछ पोलैंड को दे दिया गया। तो मतलब यह है कि अब तुम अगर एक तरफ सोशल जस्टिस कहोगे तो सोशल जस्टिस शुड नॉट बी इनडिवाइजेबल। सोशल जस्टिस तो सब पर लागू होना चाहिए ना। तो आपने अगर अल्पसंख्यक समूह को न्याय देने की बात की तो जर्मनी को भी न्याय मिलना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया, क्योंकि आपका दूसरा स्वार्थ आ गया। उसी प्रकार से आपने वॉर के समय जो बहुत सारी सीक्रेट ट्रीटीज की हुई है, गुप्त संधियां की हुई है, तो गुप्त संधियां भी वहां पर आ रही है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें देनी है किसी किसी को जिसको आपने वॉर में शामिल कराया है। जैसे आपने जापान को सांतुंग का क्षेत्र दे दिया। ये सब चीजें जो है, या फिर आपने कुछ पूर्वी ताइरोल का जो रीजन है, उत्तरी ताइरोल का, वो इटली को दे दिया। तो वहां पर भी आपने सीक्रेट ट्रीटी के तहत भी कुछ कुछ भूभाग इधर उधर किया जिसमें आत्मनिर्णय का अधिकार की अवहेलना हुई। तीसरी बात है जो विल्सन के 1400 कार्यक्रम, दोनों एक ही बात है। तीसरी बात है कि विल्सन के 1400 कार्यक्रम में एक तो क्लॉज था कि सोवियत रूस को भी न्याय मिलेगा, इस हिसाब से सोवियत रूस को भी न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके भूभाग को 4 पार्ट में बांट दिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। तो यहाँ आपने क्यों बांधा? इसलिए कि चूंकि इस क्षेत्र को हम बफर क्षेत्र बना दें, उधर से जो साम्यवाद या मार्क्सवाद की जो भावना आएगी वो हम पश्चिमी यूरोप में नहीं फैलने देंगे। तो बच्चों देखा कैसे विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम की अवहेलना हो गई। तब तुम आते हो उपनिवेशों के संदर्भ में। तो उपनिवेशों के संदर्भ में तो शुरू से ही अनजस्ट रहे, इन्होंने कहा कि 14 सूत्री कार्यक्रम उपनिवेशों पर लागू नहीं होता। तो 14 सूत्री कार्यक्रम उपनिवेशों पर लागू नहीं होता, ठीक है, आपने ये बात तो कह दी। उपनिवेश के लोगों को तो उम्मीद थी तो वर्ल्ड वॉर में आपके साथ कोई खेल के लिए नहीं, उसको क्या मतलब था इस वर्ल्ड वॉर से, वो तो कहीं थे भी नहीं। आपको साथ दिया, इंडिया ने आपको 10-12 लाख सैनिक दिए, 13 मिलियन पाउंड आपको मतलब आर्थिक अनुदान दिया, उसके बदले आपने उसको दे दिया रॉयल अटैक। चीन के साथ आपने जबरदस्त धोखा किया, सांतुंग का क्षेत्र आपने जापान को दे दिया, याद होगा। और उसी प्रकार से मिस्र को भी आपने वादा किया था कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे, आपने जगलुल पाशा को उल्टा गिरफ्तार करके माल्टा भेज दिया। तो इस प्रकार से वहां पर कॉलोनियल वर्ल्ड में भी हुई। और सबसे जबरदस्त धोखा तो अरब राष्ट्र के साथ हुआ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि अरब राष्ट्र के साथ कैसे हुआ आपने देखा ही कि भाई उसको कई पार्ट में बांटकर ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने भूभाग में डाल दिया। तो अरब राष्ट्रवाद को जो तीव्रता मिली है, अभी अरब और पश्चिम एशिया का बड़ा गर्म मामला है, तो कभी भी अरब राष्ट्रवाद पर तुम्हें क्वेश्चन या तेल साम्राज्यवाद पर तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही। अभी मैं लॉर्ड्स ऑफ द सैंड करके एक बुक पढ़ रहा था, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ है। तो उसने लिखा हुआ था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मुख्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मैं उसकी झलक थोड़ी दे दूंगा आपको, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुख्य रूप से अरब क्षेत्र में ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच कंपटीशन शुरू हुआ था। कि तेल का भंडार जब निकला तो ब्रिटिश चाहते थे तेल के भंडार पर हम नियंत्रण रखें, और ब्रिटिश का पहले पूरे इलाके पर नियंत्रण था, बाद में अमेरिकन घुस गए।
तो अमेरिकन घुसे तो अमेरिकन धीरे धीरे ब्रिटिश का जड़ अरब क्षेत्र में काट दिया। तो वहां पर एक पहलू यह है कि जैसे जिसको तुम शीत युद्ध के नाम से जानते हो, शीत युद्ध का नाम सुना है ना, और ये तुमको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य शीत युद्ध आरंभ हुआ था। तो देखने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि शीत युद्ध मुख्य रूप से मतलब शीत युद्ध सोवियत रशिया और पश्चिमी देशों के बीच था, लेकिन एक सीक्रेट वॉर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच भी चल रहा था। ब्रिटेन वॉज अ लूजिंग इंपेरियलिस्टिक पावर, ब्रिटेन वॉज अ लूजिंग ग्लोबल पावर एंड अमेरिका वॉज अ गेनिंग ग्लोबल पावर, जो भी चाइना और अमेरिका में है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो सिचुएशन उस समय था। तो ब्रिटेन लूज कर रहा था और अमेरिका गेन कर रहा था। तो अमेरिका ने चाहा कि इसकी जड़ काट दें। कैसे जड़ काटा है अमेरिका अरब क्षेत्र में? एक तो पहले चर्चिल को पकड़ के उसे अटलांटिक चार्टर पर साइन करवाया कि भाई उपनिवेश को फ्री करोगे। दूसरा उसने क्या किया कि इजराइल का प्रॉब्लम, जो अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया, तो फिलिस्तीनी में ब्रिटेन के लिए रहना मुश्किल हो गया। फिलिस्तीन क्षेत्र में ब्रिटेन नहीं चाहता था लफड़ा हो फिलिस्तीनी और इजराइल का, क्योंकि वो समझता था यहूदियों का लफड़ा होगा तो हम कहां से, हालांकि बालफोर घोषणा उसने की थी, चाहता था कि यहूदियों को चेक करे। और इसी समय वो जियोनिस्ट मूवमेंट हो गया तो अमेरिका ने उसको सपोर्ट कर दिया यहूदियों को। देखता। तीसरा, जब ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा था तो ऑयल के प्रोडक्शन में क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है वो हल्का सा, ब्रिटेन का एंग्लो ईरानी कंपनी थी, वो क्या करता था कि ऑयल का ज्यादा पैसा अपने ऐंठ लेता था और बहुत थोड़ी सी रकम ईरान को देता था, जो ईरान के असंतोष का कारण था। और ब्रिटेन चाहता था कि बाकी देशों में हमारी कंपनी काम करे। उसी समय अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी थी अरामको कंपनी, और वह घुस गई सऊदी अरबिया में। समझ रहे हो ना? तो सऊदी अरबिया में अरामको घुसी तो वहां पर अमेरिका ने चाल यह चल दी, अरामको ने गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगा। अमेरिका तो प्राइवेट सेक्टर में ही वो कंपनी थी, तो गवर्नमेंट ने अरामको को सपोर्ट कर दिया और अरामको ने सऊदी अरबिया को ऑफर किया हम 50-50 देंगे। तो 50-50 जो उसने रॉयल्टी कर दी, तो ब्रिटेन का तो मार्केट खराब कर दिया उसने। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऊपर से देखने पर लगा कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि ब्रिटेन लूज कर रहा था। कोई भी जो पुराना जो दादा जब मैदान छोड़ना पड़ता है, जो नया दादा अपना वर्चस्व बनाता है तो कैसा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो समझ ही रहे हो कांग्रेस को क्या महसूस हो रहा होगा नरेंद्र मोदी के टाइम में। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही महसूस ब्रिटेन को हो रहा था एक राष्ट्र के रूप में कि अमेरिका लूज बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था और ब्रिटेन लूज कर रहा था। तो दिस सिचुएशन कंटिन्यू टिल द लास्ट। तो ये इस पर जैसे बुक है पश्चिमी एशिया और अरब क्षेत्र पर देखो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये सब तुम्हारे लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी में तुम्हें अतिरिक्त आत्मविश्वास देगा। देखो मेरा अपना मानना है, तुम लोग भी आज न कल महसूस करोगे कि विश्व इतिहास की जानकारी के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं समझा जा सकता। अब तुम इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझोगे, तुम बच्चों से 3 कदम वैसे ही आगे रहोगे, क्योंकि जो बच्चा बैठेगा अरब और पश्चिम एशिया का समझने, वो क्लास तो कर लेगा, टीचर करा के चले जाएंगे, तो वो जुड़ नहीं पाएगा। उनको सीधे फैसल याद आएगा, हुसैन याद आएगा, तेल साम्राज्यवाद याद आएगा। समझ रहे हो? फिर तुमको स्वेज नहर संकट याद आएगा आगे जब। तो यही चीज है। तो इसको इस तरह से पढ़ते चलो। इससे इंटरेस्टिंग है क्या? 31 वर्षों का युद्ध, बच्चे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस देखा, अरब क्षेत्र में विश्वासघात देखा, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना देखी, लीग ऑफ नेशंस का फेलियर भी देखा। अब यूपीएससी में पूछ दिया था कि लीग ऑफ नेशन जो राष्ट्र संघ है वो धारणाओं का संघ था। तब धारणाओं के संघ में बच्चे इसमें करना क्या है बता दो कि बड़ा ही उत्तम उद्देश्य से उसको क्रिएट किया गया था, अमुक अमुक कारण से यह चल नहीं पाई या सफल नहीं हो सकी। वो अमुक अमुक क्या कारण है, 3-4 कारण, जब 3-4 बार पढ़ोगे तो 1-2 कारण भूल भी जाओगे, तो 1-2 कारण तो 2-3 कारण तो याद रहेगा, उसी के आधार पर लिख डालोगे। हम तो कहते हैं कि पूरा क्वेश्चन का आंसर ही मत करो। कल ही में एक बच्चा जो इंटरव्यू दिया था 2 साल से बेचारा, इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा हमारा विश्वास है। तो वो बड़ा मार्केबल बात कहा कि सर देखिए 3 क्वेश्चन वहां होता है, तो तीनों का तीनों क्वेश्चन अगर याद रहता है तो क्वेश्चन छूट जाता है, फिर मतलब इतना लिखने का मन करता है। तो 2 क्वेश्चन बढ़िया से याद रहे और 1 क्वेश्चन कुछ कम याद रहता है, तब जाके वो पूरा होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 3 का 3 अगर चुस्त लिख दिया तो बहुत ज्यादा बात हो गई। उसमें 2 मतलब बढ़िया से स्ट्रांगली लोग लिख दे। यहाँ तो लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गायब कर देते हैं। मैंने खराब से लिखने वाला ही ज्यादा होता है और बढ़िया से लिखने वाला 2-3 होता है, तो उसमें मार्किंग का तो फर्क होगा। इसलिए बच्चों तुम अगर तुम्हारी समझ विकसित है, अगर तुम्हारे पास अभिव्यक्ति है, तो तुम उसको लिखते चले जाओगे। तो बच्चे उसके बाद हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पूंजीवाद के संकट के रूप में तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पूंजीवाद का संकट किस चिंतक ने माना था, जरा नाम बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तुम बीच में दशरथ कोई लंबे समय के लिए कहीं चले गए थे, कहां गए थे, किस मुहिम पर, घर क्या था, कहीं एंगेजमेंट वगैरह फिक्स करके तो नहीं आया, हो गया है क्या? हाँ, अभी यूपीएससी के फील्ड में रहना है। अभी सभी स्टूडेंट्स को हम सबको मैरिज और एंगेजमेंट हम रोक लगाए हुए। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन तपस्या है, इसमें फुल स्ट्रेंथ चाहिए। गार्जियन कहें उनको बोले कि कुछ नहीं, आप हमको इस फील्ड में लाए क्यों, आप जैसे हम कहें वैसे करना है, हमको क्वालिफाई करना है तो मेहनत करनी है। और बिल्कुल इसमें क्या है कि हम लोग देखो गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में चले गए। गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से मतलब यह है कि फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और तुम लोग नई नई शादी करोगे, फैमिली को टाइम नहीं दोगे तो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। इसलिए मेरे विचार से तुम लोग अभी अपने आप को पूरी तरह से स्टडी पर ही कंसंट्रेट करो और क्लास व्लास छोड़ो मत, क्लास को एकदम लिंक करो। फिर जब हम लोग एंशिएंट में आएंगे तो उसको उसी ढंग से तुम लोगों को लिंक कराएंगे। जब एंशिएंट शुरू होगा तब तुम कहोगे कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा मजा आ रहा था, और जब एंशिएंट जब फिनिश होगा और जब मेडिवल में आएंगे तब तुम कहोगे एंशिएंट में ज़्यादा मजा आ रहा था। ये होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो निकल जाता है उसमें लगता है सर उसमें ज़्यादा मजा आ रहा था। तब मज़ा सब में आता है। अगर जब समझ में आती है तो मज़ा आता है, नहीं समझ में आती है तो मज़ा नहीं आता है। तो बच्चे फर्स्ट तुमने एक चिंतक का नाम नहीं बताया, निराश किया, इसी डर से तुमको हम क्वेश्चन नहीं पूछे। कौन, कहाँ केंस तुमको कहाँ दिख गया, कौन बोला केंस? क्या अभी तो नहीं उभरे हो क्या? हमने जो नाम बताया था वो नाम था लेनिन, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्राइसिस का, और जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्राइसिस होती है तो समाजवाद या साम्यवाद की प्रगति होती है। तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी घटना देखी? रूस की बोल्शेविक क्रांति देखी और सफल हुई। अब दूसरा आर्थिक पूंजीवाद का दूसरा बड़ा आर्थिक संकट था विश्व आर्थिक मंदी। बाजार वस्तुओं से भरा था और खरीदार नहीं था। एडम स्मिथ ने कहा था कि प्रोडक्शन अपना डिमांड खुद क्रिएट करता है। तो एडम स्मिथ की थ्योरी के अनुसार कि प्रोडक्शन को अपना डिमांड स्वयं क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजार वस्तुओं से भरा था परंतु वस्तुओं का खरीदार नहीं था। तो फाइनली अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चे? विश्व आर्थिक मंदी आई। मैंने आपको 4 कारण आर्थिक मंदी के बताए हैं। अब पैराग्राफ चेंज करिए। अर्थशास्त्री थी, उसका नाम था जॉनसन। उसने बड़ा अच्छा फ्रेज क्वाइन किया, क्योंकि एक तरह का ट्रेड वॉर छिड़ गया था और करेंसी वॉर छिड़ गया था। ट्रेड वॉर का मतलब होता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तुम्हारी वस्तु पर चुंगी लगाएंगे, तुम वहां पर रिटेलिएटरी ड्यूटीज तुम लगा दोगे। तो तुम अगर लगा दोगे तो तुम हमारी वस्तुओं पर लगा दोगे, तो क्या होगा कि हम लोगों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा। जैसे अभी चाइना और अमेरिका के बीच छिड़ा हुआ। इंडिया को भी तो टारगेट कर ही दिया है। तो अब अमेरिकन जो चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 25% टैक्स जब लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, तो बदले में चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया। तो वही बात उस समय शुरू हो गई। उसको कहते हैं ट्रेड वॉर। दूसरा होता है करेंसी वॉर, कि हम अपनी मुद्रा को डिवैल्यू करेंगे ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, तो तुम अपनी मुद्रा को उससे ज्यादा डिवैल्यू कर लोगे, तो इसको कहते हैं करेंसी वॉर। तो ट्रेड वॉर और करेंसी वॉर जो शुरू हुआ, तो उसको जॉनसन नामक एक अमेरिकन अर्थशास्त्री, उसने एक नाम दिया बेगर द नेवर पॉलिसी। बेगर द नेवर पॉलिसी का मतलब अपने पड़ोसी को भिखमंगा बनाओ की नीति। मतलब अपने पड़ोसी को डैमेज करोगे, पड़ोसी तुमको डैमेज करेगा, सभी डैमेज हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखो। हाँ। लिखिए, आसान है। इकोनॉमिक्स से बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान है। कोई भी विषय मुश्किल नहीं है, बस उसको केवल समझने का नजरिया चाहिए। देखो समस्या क्या होती है। जैसे एक डिजीज का ट्रीटमेंट अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बताते हैं, उसी तरह इकोनॉमी में भी जो समस्या आती है तो उसमें कभी भी एक सम्यक उसका समाधान नहीं होगा। जैसे एक जो क्लासिकली या वाइडली हेल्ड व्यू है वो ये है, जैसे उसी समय ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट था फ्रेडरिक हाइक, और वही जो फ्रेडरिक हाइक है वह बना है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फादर। अभी फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन जो आर्थिक उदारीकरण की नीति करते हैं उसका फादर वही है। तो बेसिकली उसका मानना यह है फ्रेडरिक हाइक का कि देखिए, चूंकि अर्थव्यवस्था में जरूर कोई न कोई
मतलब डिस्टॉर्शन किसी ने किया है जिस कारण से एक क्राइसिस आई है। तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आप सरकारी खर्च में और बजट में कटौती कीजिए। तो सरकारी खर्च और बजट में कटौती होगी तो आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, और जब फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो धीरे धीरे नेचुरल कोर्स में अर्थव्यवस्था एडजस्ट करती चली जाएगी, जो एक्सपेंडिचर है और जो आपका इनकम है। तो इनकम एक्सपेंडिचर जब दोनों के बीच संतुलन आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था हेल्दी हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? ये एक नॉर्मली जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है उनके नियम इसी प्रकार से थे। उनका मानना था कि जो आपका टोटल रिसोर्सेस है और टोटल एक्सपेंडिचर है, तो उन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। जैसे आपने अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा किया हुआ है और रिसोर्सेस कम है तो फिस्कल डेफिसिट का रूप ले लेगा। आखिर घाटा तो होगा ना, कि वो कहां से आएगा? तो उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी पर होगा, इकोनॉमी में उठापटक होगा, और इकोनॉमी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो लोगों का परचेजिंग पावर भी कम होगा। तो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को ठीक कर देंगे। तो बेसिक्स ठीक करने का मतलब यही है कि आप बजट में कटौती करिए, सरकारी खर्च में कटौती करिए। लेकिन बच्चे वो उसी तरह की बात है कि मान लो किसी को घनघोर अनीमिया पकड़ लिया और बेड रिडन हो गया, वो चलने की स्थिति में नहीं, और डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि उनको फल खिलाइए, दूध पिलाइए और धीरे धीरे मॉर्निंग वॉकिंग कराइए। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आप इंजेक्शन पर किसी को नहीं जीवन भर चला सकते हो, लेकिन वो सोल्यूशन तो तब है कि पहले उसको खड़ा कर दोगे आप। तो उसके लिए तो इंजेक्शन तुमको देना पड़ेगा तत्काल, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आएगा। तो ऊपर से तुम कोई आदमी बेड पर है उसको उठा के कहोगे सब वॉक करिए, तो 4 कदम जाके गिर जाएगा। तो बजट में कटौती उल्टा करवा, जैसे डिमांड यहां पर क्रैश हुआ पड़ा है, ऊपर से आपने खर्च में कटौती करवाई, तो क्या हुआ? और ज्यादा मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रहा है और आपको डिमांड बढ़ाना चाहिए, उल्टा आपने डिमांड कम कर दिया। क्या? लॉन्ग टर्म। उसी समय केन्स ने इसका सोल्यूशन दिया। तो केन्स के सोल्यूशन बड़ा विवादास्पद सोल्यूशन रहा कि केन्स ने इन्फ्लेशन क्रिएट किया अर्थव्यवस्था में, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और जो सोल्यूशन दिया उचित सोल्यूशन नहीं था। तो केन्स ने उसका जवाब दिया, कहा कि जब केन्स अपना सोल्यूशन लेकर आया तो फ्रेडरिक हायक जो ऑस्ट्रियन स्कूल का था वो भी लगभग कॉन्टेम्पररी ही था। और तो मान के चलो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में दोनों एक दूसरे से, केन्स को समय ऑस्ट्रिया में रुका था, दोनों एक ही साथ एक छत पर भी सोए थे, मतलब। और फ्रेडरिक हायक इज्जत भी करता था केन्स का, बहुत सब कुछ था। लेकिन फ्रेडरिक हायक ने कहा कि जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं वो तो फ्यूचर में चलकर तो इकोनॉमी से और अफेक्ट होगी बुरी तरीके से। तो केन्स ने कहा कि इन फ्यूचर ऑल इज डेड, फ्यूचर की क्या चिंता करनी, पहले प्रेजेंट को देखो ना। मतलब कोई दर्द से करा रहा है तो उसको तुम मतलब उस घाव को तुम छुड़ाने के लिए मेडिसिन दोगे तो 10 दिन तक मेडिसिन असर करेगा उसके बाद, और तब तक तो 10 दिन में ही तो दर्द से करा के मर जाएगा। तो पहले तो उसको पेन किलर तो देना ही पड़ेगा। लिव अस एंड टू लेट अस इंजेक्ट the painkiller in him first, because the painkiller will bring the timely solution, then you can think over the long term solution. It was the Keynesian solution. तो तत्काल जो समस्या लाई, समस्या समझ में आ गई कि नहीं आपको? तो ये समस्या को समाधान के आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।